हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में रिलेशनशिप बिटवीन यूज़ वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू देखा था। प्राइस क्या है, प्राइस का मतलब देखा था। प्राइस क्या थी कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी। तो वो हमने प्राइस देखी थी। अब हम आगे बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज, टॉपिक नंबर 2.2, गुड्स एंड सर्विसेज। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड्स? कमोडिटीज विच हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस आर कॉल्ड गुड्स। मैं जो बोल रही हूँ उसमें आपको अंडरलाइन करनी है। कमोडिटीज विच हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस आर कॉल्ड गुड्स। इन इकोनॉमिक्स दे आर meant to satisfy the needs of consumption. Services का मतलब क्या है? Commodities of which are intangible or do not have a physical existence are called services. कमोडिटी सर्विसेज क्या है कि जो इंटेंजिबल है और फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम सर्विसेज बोलते हैं। इन इकोनॉमिक्स दे आर मेंट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। गुड्स है वो कंजप्शन से रिलेटेड है, जब सर्विसेज है वो सेटिस्फाई नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये ह्यूमन लाइफ से कनेक्टेड है। इकोनॉमिक स्टडीज activities pertaining for production, consumption and distribution of goods or services. The nature of goods and services is different through both are important in economics. Food is good but cooking is a service. हम जब बात करें तो फूड है, तो फूड है वो गुड्स है, लेकिन उस फूड को कुक करना है, रॉ फूड को कुक करना है, तो वो कुकिंग है, वो सर्विस हुई। ठीक है। Units of goods or stock of goods can be measured cardinally. Services generally cannot be measured in cardinal terms. However, the time spent after provide a services can be measured. The impact of a service is the satisfaction of service of education. However, the exact contribution of the service of education in knowledge of creation is abstract. However, a book is a good and it may be possible to tell about the amount of information obtained from the book. अब हम टाइप्स ऑफ गुड्स देखें तो टाइप्स ऑफ गुड्स में सबसे पहला है फिजिकल गुड्स एंड इंटेंजिबल। फिजिकल मतलब टेंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो हमारे टेंजिबल गुड्स है, फिजिकल गुड्स है। Some goods have physical existence like ball, bed, television, refrigerator, stove, mobile phone and so on. ये सारी चीज़ें हैं, उसको हम physical goods बोलते हैं. This can be measured, where some goods do not have physical existence. कोई goods ऐसे हैं जिसका कोई physical existence नहीं है. This can be measured where some goods do not have physical existence. और जिसको हम टच कर सकते हैं वो टेंजिबल है, और कोई गुड्स ऐसे होते हैं कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मतलब कि ऐसी सर्विसेज के फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, तो वो गुड्स ही है लेकिन वो टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल है। कंसल्टेंसी, रेडिएशन ऑफ म्यूज़िक, कुकिंग एंड सो ऑन, ये हमारे लिए गुड्स है, लेकिन वो इंटेंजिबल है, वो टच नहीं कर सकते, उसको फील भी नहीं कर सकते। अब नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स, गुड्स विच डू नॉट कमांड एक्सचेंज वैल्यू आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक गुड्स. They are abundant in supply and do not go through the economic process of production and distribution through they are consumed by people. For example, sunlight है, एयर है एंड सो ऑन है, ये सारी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन इसको मतलब इसके कोई इकोनॉमिक प्रोसेस नहीं होती. गुड्स विच कमांड एन एक्सचेंज वैल्यू इन मार्केट आर कॉल्ड इकोनॉमिक वैल्यू. जिसकी एक्सचेंज वैल्यू है मार्केट में, इसको हम इकोनॉमिक वैल्यू बोलेंगे. They command an exchange value as they scale in supply in relation to the demand and their supply can be held under control. तो ये जो है वो इकोनॉमिक गुड्स का एक पार्ट है. So goods which do not
command exchange value are called non-economics, and goods which command an exchange value in market वो है नॉन इकोनॉमिक्स में जिसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं हो सकती वो है नॉन इकोनॉमिक्स। अब हम आगे बात करें तो ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स में क्या होता है? गुड्स विच कम टू द मार्केट ऑन द ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल। ड्यूरेबल गुड्स कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड रैपिडली। ड्यूरेबल गुड्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो शूज़ है, क्लॉथ्स है, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, ये सारी चीज़ें ड्यूरेबल गुड्स है। पेरिशेबल गुड्स कैन नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम एंड आर कंज्यूमेबल ओनली वन। पेरिशेबल गुड्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक बार ही उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क है, फ्रूट है एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। अब हम बात करें कि प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। गुड्स आर क्लासिफाइड एज प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड नेचर ऑफ यूज़। प्राइवेट गुड्स आर गुड्स विच कैन बी पोजेस्ड एंड ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट गुड्स हैं वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के पास रहता है। प्राइवेट गुड्स आर गुड्स विच कैन बी possessed and owned by a private individual. She and he takes all decision regarding these goods. These goods possess the characteristics exclusivity and competitiveness. Exclusivity means once a good is owned being used by one individual, another individual cannot possess and use it at the same time. And individuals have to compete the ownership of these goods. For example, a packet of biscuit purchased by one child in a market which has competition among buyers comes under the ownership of child, and another child is excluded from having the same packet of biscuit. The individual who pays a price gets good and others have the same unit. For example, the one who does no paid price for a mobile phone does not get it. प्राइवेट गुड का मतलब हम नॉर्मली देखें तो जो चीज़ हम खरीदते हैं वो प्राइवेट है, वो हमारी हो जाती है, तो वो उसको हम प्राइवेट बोलेंगे। और जो चीज़ कोई नहीं खरीदता है तो वो उसकी चीज़ नहीं है। जो चीज़ जो पर्सन खरीदता है वो चीज़ उसकी हो जाती है, तो उसको हम प्राइवेट गुड्स बोलते हैं। इन द कंट्ररी, public goods can be used by many individuals at the same time. They possesses all the characteristics of joint demand and collective consumption. Such goods are jointly demanded by many, collectively consumed. Hence, these are goods called public goods. Public goods है वो सारे यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट में एक ही पर्सन यूज़ करता है जिसने ओनरशिप ली है। Hence, these are called public goods. They are either provided by the government for all. Some people pay for it together. For example, public garden, the garden of housing society. In short, private goods are owned and used by private individuals. Private goods हैं वो private individuals यूज़ करते हैं, जब public goods हैं वो government की authority में होते हैं, and group of people can use it collectively. और इस जो पब्लिक गुड है वो कोई भी यूज़ करता है, और जब प्राइवेट गुड्स है वो प्राइवेट यूज़ के लिए ही यूज़ होता है। सो प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आज आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। प्राइवेट गुड्स हैं वो एक ही पर्सन की ओनरशिप में रहता है, और पब्लिक गुड वो ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखें तो कंज्यूमर्स गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स। Goods can satisfy human wants directly or indirectly. When a consumer consumes a good and this good is capable of satisfying a particular want directly, then it is called a consumer goods. Those goods have passed and the final stage of production. For example, cooked food, they satisfy human wants directly. When a good is used, the intermediate stage of production of final good, when it is purchased by producer or to produce final good,
when it is not directly consumed by customers, but these goods help in production of final good, then such a good is called producer's good. For example, cotton used to make cloth, कॉटन यूज़ होता है क्लोथ यूज़ के लिए, मतलब जो इंटरमीडिएट बनता है ये इसका ये कॉन्सेप्ट है. और फाइनल गुड देन सच अ गुड इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स गुड. फॉर एग्जांपल, कॉटन यूज टू मेक क्लोथ, मशीन यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस गारमेंट्स, फिर ट्रैक्टर फॉर फैसिलिटीज़ इन प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स. ये सारी चीज़ें हैं वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए फाइनल गुड के लिए बनती है, डायरेक्टली ये नहीं होता है. अब वेल्थ एंड वेलफेयर क्या है? द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेल्थ एंड वेलफेयर फ्रीक्वेंटली appear in economic discussions and are very important in economics and hence must be clearly understood at this stage. Wealth and welfare का meaning क्या है? Since the time when the Adam Smith gave definition of economics in the context of wealth, the subject of wealth become extremely important in economics. अब उसका meaning क्या है? मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ देखें तो सबसे पहले हम वेल्थ का मीनिंग देखते हैं. In understanding the Alfred Marshall's idea, wealth is something which is useful to scarce, capable of getting exchange and can be owned by somebody. ये आपको टिक मार्क करना है, अंडरलाइन करना है. एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है वो मीनिंग दिया है. द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डेरिव्ड अबाउट द वेल्थ. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि it should be possess the characteristic of usefulness. It should be possess the characteristic of usefulness. मतलब कि ये जो ह्यूमन वांट्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए होता है, क्योंकि ये हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ये वेल्थ की. तो वेल्थ क्या है? इट इज़ अ अंडरस्टैंडिंग विच इज़ यूजफुल, स्केयर, कैपेबल एंड गेटिंग एक्सचेंज. तो ये जो था वो वेल्थ का मीनिंग था. अब उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं तो उसका फर्स्ट है इट शुड पजेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुलनेस. ये यूजफुलनेस भी ये यूजफुल भी होना चाहिए. अब हम wants, needs. Therefore, goods which are useful in satisfying needs of human beings are wealth. Goods है जो useful है satisfying needs of human beings are wealth. हम wealth की examples देखें तो house है, vehicle है, precious jewelry है, वो human beings की need satisfy करने के लिए है, तो उसको हम wealth बोलेंगे. सेकेंड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड बी स्केयर. Those commodities which are scarce in supply in relation to their demand and possesses exchange value besides being useful are called wealth. Goods which are useful but do not scare and do not have exchange value like sunlight, exchange value नहीं होती sunlight की, air की, are not called wealth in economics. उसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि इट शुड हैव फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस. उसका फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस होना चाहिए. वेल्थ शुड हैव एग्जिस्टेंस विच कैन बी एक्सचेंज. द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एप्टीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग, देयर फिजिकल एबिलिटीज एक्सेट्रा आर इनेटेड एबिलिटीज and assets of human beings are usually not exchanged. In today's world, however, the intellectual abilities of human beings like the ability to create new ideas are exchanged for money in the market, and hence the intellectual ability to create novel ideas and goods is called wealth. Yet the ability of scientists to think her quality and not wealth, but the novel idea created by the scientist is wealth. तो इसको हम wealth बोलेंगे. अब उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि
wealth constitute goods which are capable of exchange. अब नेक्स्ट है wealth consists goods which are capable of exchange. Wealth is an economic concept and therefore must be capable of getting exchange. Goods है वो exchange होने की capabilities रखते हैं. Wealth is meant to satisfy present as well as future consumption and other needs and therefore must be capable of exchange. A house is purchased today satisfy the present need of housing and can be sold in future to buy other goods. Precious metals, lands, etc. also possesses these characteristics. मतलब कि जो भी असेट है वो एक्सचेंज होने के लिए की कैपेबिलिटीज़ रखते होने चाहिए. आज हम गुड्स परचेस करते हैं कल सेल करने के लिए, तो वो कल सेल होंगे. हम नई असेट बाय करेंगे. आज हम नया घर खरीद रहे हैं, 15 साल 20 साल के बाद वो बेचेंगे. अब नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी. वेल्थ मस्ट possess ड्यूरेबिलिटी. Durable goods can be used for future exchange and for satisfying future needs and therefore become wealth. Goods which perish after single use cannot be used in future transactions and therefore not wealth. For example, land, house, precious jewelry are durable goods and hence can be considered wealth along with their other characteristics. शेयर्स आर ऑल्सो वेल्थ. शेयर्स हैं वो भी एक वेल्थ है. फूड ग्रेन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर आर नॉट वेल्थ इफ दे पेरिश इन अ वेरी शॉर्ट टाइम्स. Likewise, labor or a laborer it also not called wealth. However, if food grains can be stored in a cold storage for a long time and their market value increases in future, then those become wealth. तो ऐसे कोई पेरिशेबल गुड्स है जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं और फ्रीज़र उसमें रखते हैं, तो वो पेरिशेबल गुड्स जो है वो स्टोर हो जाते हैं और उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है, तो वो वेल्थ हो जाती है. हैंस न्यू टेक्नोलॉजी कैन रिफाइंड वेल्थ. न्यू टेक्नोलॉजी वेल्थ को रिफाइंड करती है. अब हम आगे बात करें तो टाइप्स ऑफ वेल्थ. वेल्थ के टाइप क्या हैं? तो फर्स्ट है इंडिविजुअल वेल्थ एंड सेकंड है इंडिविजुअल एंड सोशिएंटल वेल्थ एंड सेकंड है नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ. अब फर्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ. उसमें क्या आता है? वेल्थ अंडर द ओनरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल एंड मेंट फॉर प्राइवेट कंजप्शन इज कॉल्ड इंडिविजुअल वेल्थ. ऐसी वेल्थ के जो ओनरशिप ऑफ इंडिविजुअल होती है एंड जो प्राइवेट कंजप्शन के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल हाउस है. फिर वेल्थ अंडर द ओनरशिप ऑफ सोसाइटी एंड मेंट फॉर कलेक्टिव कंजप्शन इज कॉल्ड सोशिएंटल वेल्थ. फॉर एग्जांपल डैम. अब सेकंड है नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ. तो उसमें क्या आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल में कि with wealth belonging to a nation and possessed and treasured by a nation is called national wealth. It helps to generate exchange value directly or indirectly for a nation. For example, rivers है वो सारी वो कंट्री की वेल्थ है. माउंटेन्स है, लिटरेचर है, वो सारी चीज़ें हैं वो हमारे कंट्री की वेल्थ में इंक्लूड होता है. which is known by one nation but belongs to the whole world and can be shared social server nations. जो नेशनल में वो कंट्री के बिलोंगिंग होता है, जब इंटरनेशनल में सारे वर्ल्ड को हम इंक्लूड करके बात करते हैं. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेलफेयर? तो वेलफेयर क्या है? वेलफेयर मीन्स enhancement of life situation, standard of living and overall state improvement. The concept of welfare is used by philosophies from spiritual sciences to economics. वेलफेयर क्या है? लाइफ सिचुएशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जब बात होती है
तब वेलफेयर की भी वहाँ पे बात होती है कि वेलफेयर है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे से बिलोंग ज़्यादा करता है. All human activities, economic and non-economic, are ultimately done with the purpose of improvement of life. Welfare can be measured quantitatively in the context of growth and qualitatively in the context of development. In economics, subject of welfare can be studied as individual welfare and collective welfare. इंडिविजुअल वेलफेयर एंड कलेक्टिव वेलफेयर ऐसे दो पार्ट्स बनते हैं. When an individual seeks to make effort to improve his standard of living and well-being, it becomes subject of individual. कोई इंडिविजुअल है वो उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करते हैं तो वो इंडिविजुअल वेलफेयर बनती है. एंड व्हेन नेशन एंड गवर्नमेंट सीक टू इम्प्रूव ग्रोथ डेवलपमेंट तो वो कलेक्टिव वेलफेयर बनते हैं. गवर्नमेंट जो काम करता है मतलब डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, तो वो बनते हैं कलेक्टिव वेलफेयर. एंड इंडिविजुअल वेलफेयर में एक इंडिविजुअल पर्सन की ही बात होती है. अब हम आगे बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर. तो वेल्थ एंड वेलफेयर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है. तो जनरली व्हेन वेल्थ इंक्रीजेस वेलफेयर इंक्रीजेस. वेल्थ इंक्रीज होती है तो वेलफेयर भी इंक्रीज होती है. As more wealth means higher capacity to generate monetary value, greater power to exchange goods or purchasing power for the owner and hence greater well-being. This is largely true in the case of individuals. Individuals के केस में ये चीज़ ज़्यादा होती है. But when the wealth of the nation increases in form of national income, the welfare from of national income, the welfare of the people will increase only if the national income is equitably distributed among the all sections of the society and among all sectors. Besides, a nation's welfare also depends upon a social and cultural formation, and hence there is not always direct relationship between wealth and welfare. कभी कभी वेल्थ इंक्रीज होती है तो वेलफेयर इंक्रीज नहीं होती, तो सो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है. सो आज के हम लेक्चर में वेल्थ एंड वेलफेयर के बारे में स्टडी किया, टाइप्स ऑफ गुड्स किए. तो होम असाइनमेंट में आपको टाइप्स ऑफ गुड्स वाला क्वेश्चन लिखना है और फिर उसके बाद वेल्थ एंड वेलफेयर का क्वेश्चन लिखना है. टाइप्स ऑफ वेल्थ लिखने हैं, वेलफेयर के टाइप्स लिखने हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने हैं. टाइप ऑफ वेल्थ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ भी लिखना है. थैंक यू.